हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करेंगे वैन टॉप फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH ClCOOH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है और KF की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो हमें सीखनी है। हम क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो इजी आए, चाहे वो हार्ड आए, या MCQ में आए, न्यूमेरिकल आए, कुछ भी हो, एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ऐसा नहीं होगा जिसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए। तो आपको सबसे पहले अप्रोच सीखनी है कि क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं क्वांट ऑफ फैक्टर के अंदर। एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलेज होते हैं। एक तो होता है जिसमें वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व है, एक होता है जिसमें वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देख के आपको ये पता लगाना है कि आपको वांट ऑफ फैक्टर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाना है या विदाउट वांट ऑफ फैक्टर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ मेरे को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टी एफ आपको फाइंड आउट करना है। वाटर का फाइंड आउट करना है। गिवन मास दे रखा है, ये जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का फॉर्मूला दे रखा है, तो मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। ये सॉल्वेंट का भी मास दे दिया। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू KF_m फॉर्मूला लगाना है या डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू I.KF_m फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आप देखो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है ना, तो ये क्यों गिवन है? इसलिए गिवन है क्योंकि ये जो हमारा सॉल्यूट है ये डिसोसिएशन प्रोसेस कर रहा होगा सोल्यूशन के अंदर जाकर, तभी तो ये गिवन है, नहीं तो इसका तो कोई मतलब नहीं था यहाँ गिवन होने का। तो इसको देख के आपको आइडिया लगाना है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो दिस इज़ द अप्रोच कि हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला मुझे लगाना है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू I.KF.m। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, और जो मुझे फाइंड आउट करना है वो भी मैं लिख लूँगी। डेल्टा टी एफ तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 10 ग्राम ऑफ 2-chloro-butanoic एसिड, इसका नाम है 2-chloro-butanoic एसिड, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो 10 ग्राम है इस सॉल्यूट का मास है, तो W मेरे को WB गिवन है, दैट इज़ 10 ग्राम, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये भी गिवन है। तो WA को हम मास ऑफ सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं, 250 ग्राम, ये गिवन है। KA की वैल्यू गिवन है और KF की वैल्यू गिवन है। अब मुझे फाइंड आउट करना है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF के अंदर मेरे को एक तो I चाहिए, KF गिवन है, मोलालिटी में फाइंड आउट कर लूँगी क्योंकि मेरे को गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है। तो पहले मोलालिटी को मैं फाइंड आउट करके रख लेती हूँ। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को फर्दर अगर हम खोल के रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकती हूँ WB डिवाइडेड बाय MB, नीचे WA था ही और ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं मोलालिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ इजीली, और उसको फिर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर रख दूँगी। तो मैं यहाँ पर बाद में फाइंड आउट कर लूँगी। अब मेरे को सेकेंड अप्रोच करनी है क्वेश्चन की, कि मेरे को क्वेश्चन में डेल्टा TF फाइंड आउट करने के लिए I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर मुझे पता है कि इस कंपाउंड का, इस सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है, तो I की वैल्यू होती है 1 + अल्फ़ा n-1। एक तो I की वैल्यू ये होती है, और एक हम पूरी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैं इसका अगर डिसोसिएशन दिखाती हूँ तो CH3 CH2 CH Cl COOH, जब ये डिसोसिएट होगा, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। तो CH3 CH2 CH Cl CO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव जनरेट होगा। तो सपोज स्टार्टिंग पे एट T=0 पे मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ले रखी थी, तो इनकी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, नील कॉन्सेंट्रेशन थी। आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ चलती है तो इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन घट गई, तो सपोज C अल्फ़ा कॉन्सेंट्रेशन घट गई, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
कि कितना ये कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है। तो सी में से सी अल्फ़ा कॉन्सेंट्रेशन इसकी घट गई, तो इनकी सी अल्फ़ा ही बनेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका 1 मोल देता है डिसोसिएशन होने पर, और इसका 1 मोल देता है। तो अगर सी अल्फ़ा इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो इसकी भी सी अल्फ़ा बनेगी और इसकी भी सी अल्फ़ा बनेगी। तो मैं इस पूरी इक्वेशन से इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकाल सकती हूँ, के ए जो होगा, जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सी माइनस सी अल्फ़ा। तो मैं यहाँ से सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पर सी कॉमन लूँगी तो सी 1 माइनस अल्फ़ा, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब जो ये 1 माइनस अल्फ़ा है ना, ये अप्रॉक्सीमेट 1 के ही बराबर होता है, क्योंकि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा बहुत ही कम होता है, बहुत ही थोड़ा सा ये जो कंपाउंड होगा, जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया था आई, इससे मैं क्यों नहीं आई फाइंड आउट कर पा रही हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास अल्फ़ा भी अननोन है। तो मैंने इस पूरे इक्विलिब्रियम को लगाकर यहाँ से मैं पहले अल्फ़ा फाइंड आउट करूँगी, क्योंकि मेरे को के ए गिवन है और सी मेरे को पता है। जो मोलालिटी है वही तो कंसंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को मोलालिटी की टर्म्स में रख लो या मोलारिटी की टर्म्स में रख लो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की बात है। मोलारिटी के अंदर नीचे आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर सेम ही बात होगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो यहाँ पर जो मैं ये मोलालिटी फाइंड आउट करूँगी ना, वही मोलालिटी यहाँ पर मैं सी की जगह रख दूँगी और यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट कर लूँगी। तो मैं ये मोलालिटी फाइंड आउट कर लेती हूँ। पहले क्या है मोलालिटी, डब्ल्यू बी मेरे पास है 10 ग्राम, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय एम बी मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है, तो कार्बन यहीं पर मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ सिंपल। कार्बन का मास 12, 3 हाइड्रोजन का मास 3, 1 का 1, 3 का 3, 12 और 3 हो गया 15, प्लस इस वाले कार्बन का मास 12, इन 2 हाइड्रोजन का मास 2, 12 और 2 14, प्लस आगे चलेंगे ये कार्बन 12, ये हाइड्रोजन 1, 12 और 1 13, फिर ये क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का मास 35.5। नेक्स्ट इस कार्बन का मास 12, इस हाइड्रोजन का मास 1 13 और इन 2 का, एक का मास ऑक्सीजन का मास 16, 2 का मास 32, तो 13 प्लस 32 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाए 122.5। इतना आ गया। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 122.5 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए गिवन है दैट इज 250, ये ग्राम्स में था इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट करेंगे ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये आएगा 40 बाय 122.5। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.326 मोलालिटी स्मॉल एम आ गया। अब ये कॉन्सेंट्रेशन थी, इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहाँ पर पुट करूँगी। के ए की वैल्यू मेरे को गिवन है 1.4 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.326 मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर इसको इधर ले जाऊँगी तो 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.326। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा देती हूँ, मेरे को तो अल्फ़ा चाहिए, तो इस तरफ हो जाएगा अंडर रूट। ऑन कैलकुलेटिंग अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.065 के अराउंड अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है और आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वांट ऑफ फैक्टर। तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस 0.065। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ आयंस जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट 2 आयंस में डिसोसिएट हुआ है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आई की वैल्यू आ गई 1.065। तो हम ये देख सकते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। तो ये 1 से ग्रेटर आएगी तो यहाँ पर अब पुट कर दोगे। डेल्टा टी एफ की जगह डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करना था। अब मेरे पास एम भी है, एम इज़ 0.326, के एफ भी है 1.86, आयोटा भी है। तो सीधा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1.065। इसको मैं नीचे कर देती हूँ यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। तो आई इक्वल्स टू, सॉरी हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा टी एफ। आई तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई की जगह रखेंगे 1.065 मल्टीप्लाई के एफ की जगह 1.86 और
m की जगह 0.326। तो ऑन कैलकुलेटिंग डेल्टा टी एफ आ जाएगा 0.645 केल्विन में या डेल्टा डिग्री सेल्सियस में हो, क्योंकि ये चेंज है तो सेम ही बात रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयोनाइज्ड। ये PYQ है। अभी जब CBSE 2024 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो PYQ है, बहुत ध्यान से इसको एक बार पढ़ेंगे। चाहे आप वीडियो को पॉज करके अपने आप करना चाहते हैं तो अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3। इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है A2B3, एक इलेक्ट्रोलाइट है जो 60% आयोनाइज होता है। 100% आयोनाइजेशन नहीं है, 60% आयोनाइजेशन है। तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि TB कैलकुलेट करना है। और बस ये दे रखा है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मोलालिटी ये गिवन है। मोलालिटी ऑफ सोल्यूट गिवन है 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, मतलब कि 1 मोलालिटी है और ये 60% आयोनाइज हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि A2B3 का पहले मैं आयोनाइजेशन देखूंगी, ये इक्विलिब्रियम जनरेट करेगा क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये A2 से मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 मेरे पास A के आयंस जनरेट होंगे और 3 मेरे पास B के आयंस जनरेट होंगे। अगर A कैटायन है तो A के ऊपर चार्ज क्या आएगा, जो इसके नीचे है, जितने नंबर ऑफ आयंस B बन रहे हैं वो चार्ज होगा A के ऊपर। तो A3 पॉजिटिव और B का कह सकती हूँ मैं कि B2 नेगेटिव। ये हमने खुद से सपोज किया है कि A कैटायन होगा, B एनायन होगा। वैसे कैटायन एनायन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इनका चार्जेस नहीं भी लगाओगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस आयोनाइजेशन के अंदर A कितना बन रहा है और B कितना बन रहा है। तो A के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे या 2 आयंस होंगे और B के 3 आयंस होंगे। तो अब यहाँ इसको मैं इधर लिख देती हूँ। मोलालिटी गिवन है 1 और डेल्टा टी भी आपको फाइंड आउट करना है। इसका 60% आयनाइजेशन दे रखा है, बाकी और कुछ नहीं दे रखा। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, एक तो है KB.M और एक है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू I.KB.M। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो गिवन है वो है 60% आयोनाइज्ड। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अगर आयोनाइजेशन कर रहा है मीन्स डिसोसिएशन अगर कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज़ होगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। तो हम इसको रब कर देते हैं। तो इसमें डेल्टा टी बी फाइंड आउट करने के लिए, डेल्टा टी बी मुझे पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो डेल्टा टी बी होगा TB माइनस TB0 इक्वल्स टू IOTA.KB.M। तो मुझे I फाइंड आउट करना है, मेरे को मोलालिटी दे रखी है, के भी मुझे पता होना चाहिए, ये कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हो सकता है वहाँ पर के बी की वैल्यू ना गिवन हो। तो आपको के बी फॉर वाटर और KF फॉर वाटर दोनों की वैल्यूज़ को याद रखना है। ये KB की वैल्यू होती है 0.52 और KF की वैल्यू होती है 1.86, ये याद रखनी है। मोलालिटी आपको गिवन है। TB0 क्या है, वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम हमेशा केल्विन में रखेंगे, तो ये भी मुझे पता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है और उससे पहले आयोटा फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले आयोटा फाइंड आउट करूँगी, उसके बाद में ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखकर TB फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये जो आपको हिंट गिवन है कि 60% आयोनाइजेशन हो रहा है, तो सपोज मैंने स्टार्टिंग में लेके चला कि इसके 100 मोल्स थे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, इसके 100 मोल्स थे, और 100 मोल्स जब इसके एट T इक्वल्स टू 0 पे, तो सिर्फ इसी के मोल्स होंगे जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। जब रिएक्शन शुरू हुई तो सपोज ये कहा गया है कि ये 60% आयोनाइज हो गया, मतलब 100 मोल्स में से 60, इसके 60 मोल्स ऐसे थे, 60 मोल्स ऐसे थे जो कि आयोनाइज हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, 1 मोल A2B3 का डिसोसिएट होने पे या आयोनाइज होने पे A के 2 आयंस देता है और B के 3 आयंस देता है। तो अगर इसके 60 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं तो इसके कितने आयंस बनेंगे, डबल बनेंगे 60 के, और इसके ट्रिपल बन जाएंगे, 3 टाइम्स बनेंगे। एट T इक्वल्स टू T, मतलब कुछ जब टाइम हो गया, जब डिसोसिएशन इसका हो गया, तो इसके इतने मोल्स अगर घट गए तो इसके बचे कितने, इसके बचे 40। तो इनके कितने बनेंगे, इसके डबल बनेंगे जितने इसके घटे हैं उससे, और इसके उससे ट्रिपल बनेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब आयोटा की वैल्यू हमने पढ़ा था कि I की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब आप ये सोचोगे कि हमने तो आयोटा का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1, तो मैं ये क्यों नहीं लगा रही, ये मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरे को अल्फ़ा नहीं गिवन है, मेरे को अल्फ़ा नहीं गिवन है। तो इस फॉर्मूला को लगाकर और आंसर निकालने के लिए मुझे पहले अल्फ़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बताऊंगी। पहले इस वाले कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये भी हमने पढ़ा है कि आई की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स आए, इसके रह गए 40, इसके हो गए 120 और इसके हो गए 180। तो सबको प्लस करेंगे, 180, 20, 200 और 300, 340 हो गए आपके आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, सिर्फ 100 ही मॉल्स थे। तो ये आ गया, आई की वैल्यू आ गई, आई इक्वल्स टू 3.4। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले से भी हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि A2B3 60% आयोनाइजेशन दिखाता है, 60% आयोनाइज होता है। तो 60% ये है परसेंटेज आयोनाइजेशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, जब मैं ये कहती हूँ कि 100% टोटल होना चाहिए, तो 100% ना होकर वो कितना हो रहा है, 60% हो रहा है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो ये अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा होता है फ्रैक्शन, जो कि 60/100 होगा। 60% है और अल्फ़ा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आएगा 60/100, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.6। यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगी 1 प्लस अल्फ़ा की जगह मैंने रखा 0.6। एन है नंबर ऑफ आयंस जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है। कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, 2 आयंस तो बनेंगे ए के और 3 आयंस बनेंगे बी के, तो टोटल हो गए 5। तो एन की जगह 5 रखा, 5 - 1, ये आ गया आई प्लस 1 0.6 इंटू 4। तो आई इक्वल्स टू आ गया 1 + 2.4, फर्दर आई इक्वल्स टू आ गया 3.4। तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे इससे निकाल लें चाहे इससे निकाल लें, जो आपको समझ आता है आप उस फॉर्मूले से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आई की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है, टी बी हमें फाइंड आउट करना है। टी बी नॉट मैंने आपको बताया प्योर वाटर है, पानी के अंदर हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्वा सोल्यूशन, तो मेरा जो वाटर है वही सॉल्वेंट है, एक्वा सोल्यूशन तो वाटर के अंदर ही बनता है। तो टी बी नॉट हो जाएगा 373.15। केल्विन में आपको टेम्परेचर रखना है हमेशा, डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो गलत हो जाएगा। आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 3.4। के बी की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, बट ये कांस्टेंट है तो आपको हमेशा याद रखना है। मोलालिटी की वैल्यू गिवन है 1, तो टी बी यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1.768। फिर ये माइनस का है, इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा 373.15। इसको इसमें ऐड करोगे तो आंसर आएगा 374.918 केल्विन टीबी। तो आप ये देख सकते हो कि जो सॉल्यूशन का आया है बॉइलिंग पॉइंट वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें हमेशा एलिवेशन होता है। तो ये आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH फ्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, तो ये हो गया फ्लोरोएसिटिक एसिड। इसको डिसॉल्व किया गया है 500 ग्राम पानी के अंदर। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है वॉन्टो फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा था, और यहाँ पर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। तो अप्रोच बिल्कुल सेम वैसी ही लगेगी, बस उल्टी चीज़ें हैं, बात वही है। इक्विलिब्रियम में यहाँ पर भी शो करना पड़ेगा, वहाँ भी शो करना पड़ा था, आई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो सेम हमें उसी अप्रोच से काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अप्रोच हम लगाएंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये सॉल्यूट है आपका, तो 19.5 ग्राम क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 19.5 ग्राम। CH2FCOOH ये आपका सॉल्यूट है, तो मैं इसका मोलर मास भी फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में मोलारिटी फाइंड आउट करनी होगी, वहाँ पर मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्बन का मास 12,
हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 12 और 2 हो गया 14, प्लस फ्लोरीन का मास 19, ऑक्सीजन का मास है, फिर कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, प्लस 1 हाइड्रोजन। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 78 ग्राम्स। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको डिजोल्व करा है 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो 500 ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमेशा याद रखना है जो भी चेंज होगा ना, वो चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, उसको आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। मतलब ये नहीं करोगे कि हमने तो ये पढ़ा है कि भाई जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है, तो अगर डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो इसमें आपने 273 को ऐड किया और आंसर लगा दिया 274 केल्विन, ये आएगा डेल्टा टी एफ। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमेशा जो चेंज होते हैं ना, उनकी कोई यूनिट ऐसी सच मतलब उनकी यूनिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? सपोज़ मैं बात करती हूँ कि मेरे पास T1 टेम्परेचर था, वो था 100 डिग्री सेल्सियस, T2 टेम्परेचर मेरे पास 200 डिग्री सेल्सियस था, तो मैं डेल्टा अगर T निकालना चाहूँगी तो मैं दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास 100 आएगा डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं केल्विन में निकालना चाहूँगी तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँगी तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँगी तो ये हो जाएगा 573 केल्विन। अब मैं अगर इसको 473 केल्विन, हो जाएगा 473 केल्विन। अब मैं अगर इसको माइनस करूँगी ना और चेंज देखूंगी तो केल्विन में भी चेंज 100 केल्विन ही आएगा। तो जब भी हम चेंज देखते हैं ना टेम्परेचर में, तो उसकी यूनिट को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं करते हैं, डिग्री सेल्सियस में दे रखी हो चाहे केल्विन में दे रखी हो, उसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। तो डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेल्सियस आ गया तो डेल्टा टी एफ को 1 ही रखेंगे, इसको केल्विन में चेंज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब कहा है कि वांट ऑफ फैक्टर निकालो जी और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं अपना फॉर्मूला लिख लूँगी। यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई डॉट के एफ डॉट एम। डेल्टा टी एफ मुझे गिवन है, आई मुझे फाइंड आउट करना है, के एफ मुझे पता होना चाहिए। मैंने आपको भी बताया कि के बी और के एफ आपको पता होने चाहिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ उठाया है और वहाँ बैक एक्सरसाइज में के एफ की वैल्यू नहीं गिवन थी, तो आपको याद होना चाहिए ये होता है 1.86 और के बी होता था 0.52। मोलालिटी आप फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि आपको गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, तो यहाँ से मोलालिटी फाइंड आउट कर लोगे। तो 1 2 3 चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनको फाइंड आउट करके हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुट करते हैं, डेल्टा टी एफ की जगह आप रखोगे 1, गिवन है आपको, आई आपको फाइंड आउट करना है, के एफ की वैल्यू 1.86। मोलालिटी के फॉर्मूले को मैं आगे अगर एक्सटेंड करके लिखूंगी तो ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल्स टू आयोटा मल्टीप्लाई 1.86 मल्टीप्लाई 19.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 78 ग्राम हमने फाइंड आउट किया हुआ है और ये है 500। तो ये जो मोलारिटी है ना, इसको मैं अलग से फाइंड आउट कर लूँगी क्योंकि ये मुझे बाद में भी चाहिए होगी। तो मैं पहले सिर्फ इसको कैलकुलेट करूँगी और यहाँ पर रखूँगी क्योंकि मुझे ये बाद में भी चाहिए। तो मैं बार बार नहीं फाइंड आउट करूँगी, एक ही बार फाइंड आउट कर लूँगी। तो इसको मैं करूँगी तो 500 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये यहाँ से आ जाएगा 2 3 या 6, 2 9 या 18 और ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 0.5। तो जो 0.5 क्या है, मेरी मोलालिटी आ गई। इसको मैं अलग भी लिख लूँगी क्योंकि मेरे को आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलालिटी आ गई 0.5। अब यह मोलारिटी कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन यूज़ होगा ना तो मैं 0.5 लिख सकती हूँ। तो आयोटा की वैल्यू निकालूंगी, आयोटा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाई 0.5। यहाँ से ये किया तो ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 186। तो मैं ये देख सकती हूँ कि आयोटा की वैल्यू यहाँ पर 1 से ग्रेटर आएगी, तो ये आएगी अप्रॉक्सीमेट 1.07 के आसपास, 1.07 1.06 के आसपास। तो यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि डिसोसिएशन के केस में आयोटा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, वो आ रही है। तो हमने एक तो चीज़ फाइंड आउट कर ली कि आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.06। अब मुझे फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सेम मैं इक्विलिब्रियम जनरेट करूंगी। मुझे पता है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। इक्विलिब्रियम CH2 मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, CH2FCOOH
वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, CH2F CO नेगेटिव एक आयन जनरेट होगा और एक H पॉजिटिव आयन जनरेट होगा। तो सपोज स्टार्टिंग में एट T इक्वल्स टू 0 जब इक्वेशंस शुरू हुई है, रिएक्शन शुरू हुई है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इनकी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो कुछ टाइम बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, सपोज C अल्फ़ा घट गई तो इसकी C अल्फ़ा बन गई, इसकी C अल्फ़ा बन गई। यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे तो C अल्फ़ा मल्टीप्लाई C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, यहाँ से C को कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, एक C से एक C कैंसिल आउट, तो Ka की वैल्यू आ गई C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। Ka फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है नहीं बट मेरे पास I की वैल्यू है, तो इस I की वैल्यू से मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा n-1 और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो ये आ जाएगा I की वैल्यू आ गई 1.07 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा, n होगा 2। n क्या है? नंबर ऑफ आयंस जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है, तो 2 आयंस में डिसोसिएट हुआ है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.07 अप्रॉक्स। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ और K को फाइंड आउट कर सकती हूँ। C इज़ कॉन्सेंट्रेशन, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, 0.5 एज इट इज़ रखूँगी, सिंपल हो गया मेरे लिए, जो मैंने यहाँ अलग निकाल दिया। अगर मैं अलग नहीं फाइंड आउट करती तो यहाँ मुझे दोबारा फॉर्मूला रखना पड़ता। तो आपको थोड़ा माइंड में पहले से ही ये सोच के चलना है कि यहाँ पर Ka इन्वॉल्व है तो कॉन्सेंट्रेशन बाद में चाहिए ही होगी, तो आपको वो अलग से निकाल के रख लेनी है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 0.5 रखा, अल्फ़ा की वैल्यू आई 0.07, तो 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.07, तो ये आ जाएगा 0.93 अप्रॉक्सीमेट। तो अब मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँगी तो आंसर आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 49 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकती हूँ मैं, फिर आगे फर्दर इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आंसर आ जाएगा 0.00245 डिवाइडेड बाय 0.93। इसको डिवाइड करेंगे 0.93 से तो आंसर आ जाएगा Ka इक्वल्स टू 0.0026। यहाँ पर मेरे को स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक नोटेशन हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ी है उसमें मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ या ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, मर्जी है। तो जनरली आंसर्स होते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट को पीछे लेके जाऊँगी, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻³ भी हम लिख सकते हैं। सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें डिटरमाइन करना है आपको अमाउंट ऑफ CaCl2। तो सेम जैसे क्वेश्चन की अप्रोच है, हमें क्या करना है, पहले जैसे जैसे स्टेटमेंट हम पढ़ते जाएंगे, जो जो गिवन है वो लिखते जाएंगे, जो फाइंड आउट करना है वो लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। CaCl2 सॉल्यूट होगा ऑब्वियसली, जिसको डिजोल्व किया है पानी के अंदर, तो ये सॉल्यूट हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया। तो WB आपको गिवन है, दैट इज WB आपको फाइंड आउट करना है। आयोटा I आपको गिवन है, I आपको गिवन है वांट ऑफ फैक्टर, जिसको डिजोल्व करना है, इस अमाउंट को फाइंड आउट करना है जिसको डिजोल्व किया गया है 2.5 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। तो मीन्स आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को हम ही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कंसिडर कर सकते हैं जब सॉल्यूट आपका बहुत थोड़ा हो। तो इस वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ दैट इज़ 2.5 लीटर, सच दैट इस तरह से हमें इसको डिजोल्व करना है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज़ पाई, वो आपको गिवन है 0.75 atm और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, तो मैं इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करूँगी। 27 प्लस 273 तो आएगा आंसर 300 केल्विन। अब मेरी अप्रोच नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अप्रोच है कि जो फॉर्मूला इसके अंदर इन्वॉल्व है वो मैं लिखूँगी। आयोटा यहाँ गिवन, सॉरी आई यहाँ पर गिवन है, कि जो मैथ्स वाला आयोटा है ना वो मेरी ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, तो आप उसको ज़्यादा सीरियसली ना लें। आयोटा मीन्स आई, वही वांट ऑफ फैक्टर की ही मैं बात कर रही हूँ। तो I.CRT ये मेरे पास फॉर्मूला होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो पाई की वैल्यू आपको गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो।
सी की वैल्यू क्या है, सी इज़ मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं हम उसके अंदर रख देंगे। आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में आर की वैल्यू आएगी तो वो एटीएम की टर्म्स में आएगी, तो हम आर की वैल्यू लेंगे 0.0821। जहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल की टर्म्स में आर की वैल्यू आएगी तो वो होगी 8.314। तो आर की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो सब कुछ चीज़ यहाँ पर गिवन है, सारी चीज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो और डब्ल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 0.75, आई की वैल्यू 2.47 मल्टीप्लाई, सी इज़ मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला रखेंगे, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकती हूँ गिवन मास बाय मोलर मास, आता है फिर नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उसी को हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आर और टी, आर की वैल्यू गिवन है 0.0821, टी की वैल्यू है 300। डब्ल्यू बी मेरे को फाइंड आउट करना है, एम बी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, CaCl2 मुझे फॉर्मूला दे रखा है, तो CaCl2 का मोलर मास हो जाएगा, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, क्लोरीन का मास होता है 35.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 71, ये आ जाएगा 111 ग्राम। वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम 2.5 लीटर है, तो फर्दर मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करूँगी, 2.47 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई 2.5। तो डब्ल्यू बी को फाइंड आउट करने के लिए ये डिनोमिनेटर की चीज़ें इधर चली जाएंगी, 0.75 मल्टीप्लाई 2.5 111 डिवाइडेड बाय 2.47 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 300। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है ना आप उसको हटा सकते हो, यहाँ से ये 2 पॉइंट, यहाँ से ये 2 पॉइंट हटा दिए मैंने, यहाँ से मैं ये पॉइंट हटाऊंगी, नीचे 10 लगाऊंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, 5 5 से 25, 5 2 से 10, फिर ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा 5 6 0, ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा 15 से 15 4 और 15 5। जितना मैं सिंप्लीफिकेशन कर सकती हूँ उतना सिंप्लीफिकेशन करूँगी। ऊपर रह गया ये 5 और ये 111, तो डब्ल्यू बी इक्वल्स टू आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो न्यूमरेटर के अंदर 555, डिनोमिनेटर में 247 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई ये 4 और 2, ये हो गया 8। अब मुझे डिनोमिनेटर को करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में आंसर आएगा 247 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 8, दैट इज 162, न्यूमरेटर में 555 162.23। तो ऑन फर्दर कैलकुलेशन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.42 अप्रॉक्सीमेट इतने ग्राम्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई फाइंड आउट करना है एक सोल्यूशन का, जिस सोल्यूशन को बनाया गया है बाय डिजॉल्विंग 25 mg, ये मिलीग्राम में आपको दे रखा है, K2SO4 का 25 mg मैंने डिजॉल्व किया है 2 लीटर के अंदर, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत बहुत कम है, तो इसलिए जो 2 लीटर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही हम सोल्यूशन का वॉल्यूम ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है 2 लीटर और मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 25 mg, मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम के अंदर 10⁻³ ग्राम्स होते हैं, तो 25 मिलीग्राम के अंदर 25 × 10⁻³ ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि ग्राम्स में हम अपने फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ सोल्यूट हमेशा ग्राम्स में रखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ मोलर मास सभी हम ग्राम्स के अंदर रखते हैं, तो इसलिए मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। टेम्परेचर आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 273 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 298 केल्विन। अब ये अज्यूम करना है कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। कम्प्लीटली डिसोसिएट इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर K2SO4 मैंने डिसोसिएट कराया है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक K2SO4 ऑन डिसोसिएशन 2 तो K पॉजिटिव के आयंस देगा और एक SO4 2 नेगेटिव आयंस देगा। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू किसके बराबर होती है, N, और N क्या है, नंबर ऑफ आयंस, जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट गेट्स डिसोसिएटेड, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है। तो एक K2SO4 कितने आयंस में डिसोसिएट हुआ है,
दो तो K पॉजिटिव के आयंस हैं और एक SO4 2 नेगेटिव का आयंस है, तो N की वैल्यू आ गई 3, तो I की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या पुट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर का, I.CRT, पाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। I की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, C का फॉर्मूला रखूंगी, C इज मोलारिटी, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं फर्दर लिख सकती हूँ गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर लीटर के अंदर है, तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आर की वैल्यू अगेन यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वॉल्व है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0821, टी की वैल्यू 298 केल्विन। डब्ल्यू भी आपको गिवन है, तो 3 इंटू पाई इक्वल्स टू 3 इंटू 25 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 298 मोलर मास। मोलर मास फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं, K2SO4 है, पोटेशियम, एक पोटेशियम होता है 39, तो 39 इंटू 2 आ जाएगा 78, सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन एक का मास होता है 16, 4 का मास 64, तो ऑन एडिशन मोलर मास आ जाएगा 174 ग्राम। यहाँ पर पुट किया 174, वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम इज 2 लीटर। तो ऑन कैलकुलेशन आप पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करोगे, सिंपल कैलकुलेशन, ज़्यादा ऐसी कैलकुलेशन है नहीं, तो कैलकुलेशन करने तो ये 2 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 15, देन 3 8 24, देन फर्दर आगे यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल आउट हो सकता, तो नीचे डिनोमिनेटर में 58 आ गया, ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 305.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर, या इसको डिवाइड करना है 58 से, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.00527 ATM, और ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों से किसी भी तरह से डिनोट कर सकती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ। बट इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती थी कि हम वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमने हर तरह के क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड किए हैं, फिर एक क्वेश्चन हमने फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड किया है, एक हमने PYQ किया है जो अभी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हमने फिर से फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड किया है। तो आई होप आपको हर तरह के जो वेंट ऑफ फैक्टर के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको ये चीज़ समझा पाई होंगी। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट द video. To like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates.